साथियों, जिस शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद कुछ तो आप भी सीखेंगे। आजकल के बच्चे बड़ी कंफर्ट ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि भारत के हालात कभी ऐसे भी थे, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो फार-फ्लंग एरियाज़ हैं, उनमें रहने वाले लोगों ने किन मुश्किलातों का सामना किया है, किन हालातों के साथ जूझ कर वो अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। आज हमारे साथ हैं मास्टर बलवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जी आपका भी। मास्टर बलवीर सिंह जिन हालातों से गुजरे हैं वो तो हम आपको बताएंगे कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है, किन परेशानियों से जूझना पड़ा है, और वो मास्टर कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में से ये वो चेहरा हैं जो भारत गौरव रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं भारत सरकार की ओर से। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मान और फ़ख्र की बात है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक है जी आपको भी जी, और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको मेरी ओर से ये मुबारक जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी कहीं चर्चा होती है तो पुंछ का जब जिक्र हो तो ये कहा जाता है कि ईंट उठाओ और नीचे से 4-5 मास्टर निकल आते हैं। ज़्यादा लोग मास्टर के खित्ते को एजुकेशन विभाग की ओर ज़्यादा तरजीह देते हैं, उस ओर ज़्यादा रुझान देखा जाता है। ऐसा क्यों? आपका कहना ठीक भी है और शायद मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ जी। ठीक इस वजह से है कि जो J&K में, खासकर मैं अपनी पुंछ की बात करूँ तो पुंछ में दो बड़े डिपार्टमेंट ऐसे हैं जी। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा मेडिकल डिपार्टमेंट, जो कि अनएम्प्लॉयड को कंज्यूम करता है। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं इन दो डिपार्टमेंट्स में ही जाते हैं जी। बाकी जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। और सबसे दूसरी वजह ये है कि पुंछ में बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं जो कि आपके जम्मू में हैं। तो जम्मू से आगे चले जाओ, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो पुंछ में बड़ी इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि पुंछ की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। वहाँ पे जो बहुत आपको मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे वहाँ पे मिलेंगे। उसका कारण ये भी है कि एज़ कंपेयर अगर करें हम जम्मू से पुंछ को, तो जो फैसिलिटीज़ जम्मू में बच्चों को मिलती हैं वो पुंछ में नहीं मिलती। गुर्बत भी है कुछ हद तक जम्मू से। जो हमारा इलाका है वो जो जम्मू के जो जिस तरीके से लोग रहते हैं, जो फैसिलिटीज़ जम्मू में हैं वो पुंछ के बच्चों को नहीं है। तो वो लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग हैं। एक कारण ये भी है कि ठंडा वातावरण है, ठंड रहती है, और बंद कमरे में साधन जो है वो किताबें ज़्यादा रही हैं कुछ समय पहले। अब तो बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, टीवी हैं, केबल टीवी है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर इन चीज़ों का लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी ये चीज़ें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मैं अगर अपने बचपन को ही जो इधर आपके चैनल पे वो दोहराऊं तो मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा है कि लैंप होती थी एक जिसमें मिट्टी का तेल पड़ता था, वो सेंटर में रखनी, और हम जो 4-5 बहन भाई थे उसके इर्द गिर्द बैठ के हमने पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, नेट तो ये अभी आया ना, ये तो अभी की बात है। मैं थोड़ा पीछे 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो दौर एक ऐसा था कि लैंप की लाइट से हम पढ़ते थे। और जो उससे पहले भी हमने कहीं सुना है, जो हमारे पहले बुजुर्ग थे वो कहीं स्ट्रीट लाइट होती थी मोहल्ले शहर में, कहीं गाँव में तो नहीं थी। तो वो एक स्ट्रीट लाइट कहीं, और लाइट के नीचे 2-2, 4-4 लोग बैठ के पूरी रात वहाँ पे या आधी रात तक या 2-4-6 घंटे वहाँ पे पढ़ते थे। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन तो फिर भी लोग मेहनत कश हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अब मैं आपकी बैकग्राउंड को जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसा रहा है, घर के हालात कैसे रहे हैं। क्योंकि जब मैं भारत गौरव रत्न अवार्ड की ओर आऊँगा तो जाहिर सी बात है कि आप इस अवार्ड तक पहुँचे कैसे हैं, इसका रास्ता बड़ा आसान नहीं होगा। कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा देखा है कि आप सोशल वर्क करने लगे।
क्या हालात थे बचपन के, क्यों ये दिल में था कि मुझे भी सोशल वर्क करना है, गरीब लोगों की, बच्चों की मदद करनी है? आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं एक जमींदारा परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे फादर साहब जो थे वो जमींदार थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे। घर के हालात जो हैं वो उतने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन उतने माड़े भी नहीं थे। फादर साहब बड़े मेहनतकश थे, उन्होंने हमें कुछ महसूस नहीं होने दिया। मेरे फादर साहब जो थे वो बचपन से ऑर्फन थे। एट द टाइम ऑफ फिर बात उनकी जब पैदाश हुई तो मेरे दादी जी की डेथ हो गई थी। वो 3 या 4 साल के थे तो मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई थी। जो उन्होंने हमें बचपन में अपने कहानियाँ सुनाई कि किस तरीके से वो इस जदोजहद से गुजरे हैं, संघर्ष में किस संघर्ष से उन्होंने अपना तो वो मुझे मेरे अंदर जैसे कि गुड़ती होती है ना, वो अंदर एक बनता था, मेरे अंदर वो जोश पैदा होता था कि काश वाहिगुरु करे तो मैं कभी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच सकूं कि मैं किसी की मदद कर सकूं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे सुनाया है कि वो गांव में रहते थे, तो गांव में माल मवेशी चराना ही मेन जो काम एक पेशा हुआ करता था। तो वो लोगों के माल मवेशी चराते थे। अब रहने को जगह नहीं है, वो फैसिलिटीज़ तो नहीं थी ना तब। तो उन्होंने बताया कि जब वो माल मवेशी चारा खा लेते थे, जो आगे जिसको हम खुरली बोलते हैं मुंशी भाषा में, तो वहाँ पे वो सो जाते थे, तबेले में वो सो जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपना जो है वो ज़िंदगी बसर की। मैं अपनी माँ की बात करूँ तो मेरे नानी जी वो बताया करते थे कि बचपन में ही मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। मेरे जो बड़े मामा जी हैं वो इस वक्त नाननगर में उनके बच्चे रह रहे हो, स्वर्गवास हो गए हैं वो यतीम खाने में पले। तो मेरी नानी जी भी जाके वो यतीम खाने में वो उस वक्त अनाज वगैरह साफ करना, सब्जियां काटना, तो वो दे देते थे। 1-2 केजी चावल देती, वो जाके घर में रोजमर्रा का खाने का इस तरीके से उन्होंने वो। तो वो जो ये बचपन की कहानियाँ जो नानी ने सुनाई हैं, मेरे पिताजी ने सुनाई हैं, तो मुझे बस वो एक अंदर मन में मेरे ये जोश पैदा होता था कि काश मैं कुछ करना है और मैं कुछ कर सकूं। तो बस वही एक लगन थी जो कि मैंने बड़े होके मैं एजुकेशन मैंने पुंछ से ही ली एजुकेशन। और मेरा जो गांव था वो सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं जब ग्रेजुएशन के था, मैं आपको छोटी सी एक और बात बताऊं कि किस जो हमारे जो हालात क्या थे पुंछ के तब के। ये बात है 86 की। एक वहाँ पे बुताड़ नाला एक दरिया है जी, वो क्रॉस करके हमें जाना पड़ता, पुल नहीं था उस पर। वो पानी बढ़ जाता था, रात को कम हो जाता हाँ, कभी पानी बढ़ जाता था। तो मेरा एजुकेशन का पेपर था BA फाइनल का। ये किस सन की बात है? ये 86 की बात। 86 एजुकेशन का पेपर था। तो रात को अचानक बरसात हो गई, तो सुबह जब हम गए देखा नाला पूरा तूफानी पे है, तो हम क्रॉस नहीं कर पाए। मैं क्रॉस नहीं, तब जो सिस्टम था वो पेपर A और B हुआ करता था। पेपर A मेरा मिस हो गया, वो क्रॉस नहीं कर पाया, बड़ा दुख हुआ, रोए भी बैठ के नाले के किनारे। तो फिर मैंने और थोड़ा B की तैयारी की और तो सिर्फ B से मैंने ग्रेजुएशन में वो पास कर ली। तो ये हालात थे, बड़े टफ जो लाइफ, बड़ा संघर्षमय जीवन था। तो एक चीज़ ये है कि एजुकेशन विभाग ही क्यों, शिक्षा विभाग की ओर रुझान क्यों था, रुचि क्यों थी कि मुझे मास्टर बनना है? बात यह है कि मेरा जो पहला मकसद था वो ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मेरे फादर साहब ने सुनाया कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ये प्लान नहीं था कि क्या बनना है, ये नहीं था। मेरा पहला यही जो एक गोल था कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ। और तब 87 का मैं ग्रेजुएट हूँ। तब बड़े कम लोग यहाँ तक पहुँचते थे। और 89 में मैंने MA की जम्मू से। तो मेरा पहला मकसद यही था कि मैं पढ़ जाऊँ। तो उसके बाद फिर कहीं पोस्टें निकला, आई टीचर से, मैं टीचर बन गया। लेकिन अब जो आज जैसे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम की, इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी और इतना हमें गांव में इतना पता भी नहीं था। तो टीचर बनना एक बड़ी बात थी, मेरी बात थी। अच्छा, घर में कितने बहन भाई थे आप? मेरे 4 बहनें और हम 2 भाई थे। आप? मेरे से 2 बहनें मेरी बड़ी हैं, 2 बहनें छोटी हैं और मेरे से छोटा मेरा भाई है। मैं तीसरे नंबर में हूँ घर में। वो सब एम्प्लॉय हैं? नहीं,
एम्प्लॉय नहीं है वो। घर में सिर्फ ग्रेजुएशन मैंने ही की है। आप ही ने की है। मैंने ही ग्रेजुएशन की है, बाकी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, लेकिन वो 12th तक सारे पढ़े, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं वो कर सब पाए। आपको सपोर्ट करते थे सपोर्ट तो सबकी थी कि भाई आप पढ़ें? और हाँ, वो सपोर्ट तो मेरी बड़ी बहनों की बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरे लिए। तो सपोर्ट तो सबने की, और बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरे पेरेंट्स की। मेरे जो रिलेटिव्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मामा जी नानगर में रह रहे हैं, मैंने एमए उनके घर से की। मेरे दोस्त सिंबल में रह रहे हैं, उनके घर में मैं रहा। अच्छा, जिस दिन आप मास्टर बने थे, पता चला जब कि आप मास्टर बन गए हैं, तो क्या माहौल था घर का और गांव का? क्योंकि पुंछ सिटी छोटी सी सिटी थी उस वक्त, तो बड़ी कम लोग आबादी थी वहाँ पे। बहुत बड़ा खुशी का माहौल था। घर में तो था ही था, मेरे मोहल्ले में भी, मेरे रिलेटिव्स में भी, क्योंकि उस वक्त मास्टर बनना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ग्रेजुएशन करके मैं एमए करके मैं मास्टर बन गया, बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब आपने बताया कि मैं जम्मू पढ़ने के लिए आया करता था, जम्मू यूनिवर्सिटी में आया, तो घर तो पुंछ में था, यहाँ पर रहना और पढ़ने का बंदोबस्त कैसे हो रहा था? और खर्च जो था वो पॉकेट मनी कहाँ से आती थी, कैसे? उसमें मुझे बहुत बड़ी मेरी सपोर्ट जो मेरे पेरेंट्स की थी, और जम्मू में मेरे जो रिलेटिव्स थे, जैसे मैंने आपको बताया मेरे मामा जी नाननगर में रह रहे थे, मेरे एक दोस्त हैं वो सिंबल में रह रहे थे, जो कि हम बचपन में इकट्ठे पढ़ते, वो भी पुंछ में पढ़ते थे। बचपन में हमारी स्कूलिंग इकट्ठी थी। वो बाद में 83 में वो आ गए जम्मू में, 83-4 में जम्मू में आ गए। तो मैं उनके पास रहता था, पढ़ता था। उनके भी घर के हालात, क्योंकि वो भी गरीब फैमिली से तरह थे। वो मुझे आज भी याद है कि घर में एक फैन हुआ करता था, रात को हम सीधे वो 4 पहिया लगा के सभी, एक फैन लगा के सभी सोया करते थे। एक तरफ पंखा लगा। और दिन की मैं आपको एक बात बताऊं कि दिन में उनके घर में वो हैंडपंप था, एक बड़ा सा टब रखा होता था उन्होंने। वो हैंडपंप वो घेर के गर्मी के दिनों में, आप करें क्या, गर्मी तो बहुत थी, लाइट का भी बड़ा, आपको पता है सिंबल में बड़ा लाइट का कट होता है, तो वो पूरा पानी घेर के टब भर के उस टब में बैठ के मैं पढ़ता। अरे ऐसे पढ़ रहे थे? ऐसे पढ़ रहे थे, मतलब शौक था पढ़ने का। वातावरण, आबोहवा ठंडा, वो ठंडा था। जम्मू में हमें परेशानी आती थी, गर्म, यहाँ पे गर्मी बहुत थी। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि बचपन की कुछ चीजें जो हार्ट बीती होती है ना, वो भूलती नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैं उस टब में बैठ के, पूरा भर के टब में बैठ के मैं पढ़ता था आधा घंटा। जब वो पानी गर्म हो जाए फिर उसको उल्टाया, फिर दोबारा उसको गिरा, फिर उसमें बैठ। लगातार पढ़ रहे थे, पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं था, मेहनत की, मतलब हालातों के साथ चाहे गर्मी हुई, मच्छर थे, कुछ भी था, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। पढ़ना एक मकसद बना लिया कि पढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि मेरा मकसद वही था कि मैं पढ़ के कुछ ना कुछ अनाथ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं, ऑर्फन बच्चों के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपका ऑर्फन बच्चों की ओर रुझान क्यों गया, कब गया, और किस लिए आपने सोचा कि मुझे अब इनकी मदद करनी चाहिए, अब मैं इतनी समर्था रखता हूँ कि मुझे अपनी पॉकेट से पैसे निकाल करके कुछ बच्चों की मदद करनी है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ये पेरेंट्स की ओर से जो उन्होंने मुझे स्टोरियाँ सुनाई थी, मेरी नौकरी के बाद कब हुआ ये? हाँ जी, जब नौकरी जब लग गई ना, तो फिर मैं पहले तो चलो घर का थोड़ा माहौल आस्ता आस्ता ठीक हो गया। घर में कच्चे मकान थे हमारे, आस्ता आस्ता मकान बना के हमारे मकान पक्के हो गए। 2010 में मैं मास्टर ग्रेड में मेरी प्रमोशन हुई पुंछ से, मैं नौशहरे आ गया जी। नौशहरे भी बड़े फार फ्लंग एरिया, लाम लड़ोका नाम शायद आपने सुना होगा। लड़ोका में मेरी हाई स्कूल में ड्यूटी थी, एज ए मास्टर था मैं वहाँ पे। बड़े गरीब बच्चे थे, तो अक्सर जब मैं बच्चों को देखता था, एक बच्चा था जो कि डेली विदाउट शूज़, सर्दी के मौसम में जूते नहीं पहन के आता था, चप्पल में आता था। तो मैंने उससे पूछा, यार बात क्या है बेटा, तो शूज़ क्यों नहीं पहनता, तो डेली चप्पल में आ जाता है, इतनी सर्दी है। तो उसने कहा जी मेरे पास शूज़ नहीं है, जो कि मेरे दिल को झंझोड़ने वाली बात मैं आपको सही बताऊं। तो मैंने कहा शूज़ क्यों नहीं, शूज़ पापा को बोलो शूज़ लेके देंगे। पापा क्या काम करते हैं, जैसे मास्टर पूछते हैं बच्चे, पापा क्या काम करते हैं, उसने कहा मेरे पापा भी नहीं है। तो मुझे बस एक जैसे कुछ एकदम कुछ जख्म जो है वो दिल में नया हो जाता है ना, जो पुरानी बातें सुनी थी कि ऑर्फन बच्चों के साथ क्या क्या उनके जीवन में कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, आपके पिताजी ने देखा था, वो चीज़ मेरे सामने एकदम आ गई। तो मैंने उसको गलवकड़ी में ले लिया जी। तो मैं आपको सही बात मैं थोड़ा सा रोया था, इमोशनल हो गया। उसको लिया साथ। उसका नाम बता सकते हैं, बच्चे का क्या नाम था? उसका नाम था सुरजीत सिंह। हाँ, मैं उसको मार्केट में ले गया। तो
उसको शूज़ भी लेके दिया, सॉक्स लेके दिए, जो मेरे से बन पाया मैंने, ये हमें अब याद नहीं कराऊंगा। तो बस मेरा वो जो जख्म थे पुराने वो नए हो गए। दोबारा हरे मुझे लगने लगा कि बस ऑर्फन बच्चों को, मेरी अडॉप्टेशन मेरी वहाँ से शुरू हो गई। मैंने बस 2010 में। ये ठान लिया कि अब मुझे कहीं भी कोई ऑर्फन बच्चा मिलेगा, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, उसको एजुकेट करूंगा, उसको पढ़ाऊंगा, जितना उसको पढ़ाई का खर्चा वो, चाहे वो अपने घर में ही रहेगा, अपने माँ के साथ रहे, अपने दादी दादा के साथ रहे, लेकिन उसको पढ़ाऊंगा। तो मैंने पहला बच्चा वहाँ से अडॉप्ट किया। और करते करते ये तकरीबन मैं 9 बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए। कुछ निशारा के थे। जब मैं पुंछ गया तो पुंछ जहाँ भी कोई मुझे ऑर्फन बच्चा मिलता था तो उसको मैं अडॉप्ट कर लेता था। हर एक को नहीं, लेकिन देखता था कि किसकी घरेलू परेशानी ऐसी है कि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के मैटाडोर की कंडक्टरी की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है ये? वो पढ़ने में बच्चा अच्छा है, या कोई बच्चा छोड़ के कहीं होटल पे जाके बर्तन साफ कर रहा है, ऐसा अगर कोई केस मुझे मिलता, या कोई कहता था कि ये बच्चा यार देखो इसका बाप नहीं है, ये नहीं पढ़ सका, इसको पढ़ाना चाहिए था। तो बातें तो हर कर लेता है। तो मुझे वो अब लगने लगा कि अब मैं इनको तो अडॉप्ट करते करते मैंने 9 बच्चे अडॉप्ट कर लिए थे तब। तो फिर मेरे जब दोस्त यार थे या मेरे को रिलेटिव्स थे, जब उन्होंने सुना, उनको पता चला कि भाई ये तो ये काम कर रहा, अच्छा काम है, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार इसमें हमारी भी भागीदारी लो, हम भी इसमें शामिल होना चाहिए। जानना चाहता था, एक संस्था बनाई। हाँ, तो जब मेरे दोस्त कहने लगे कि हमें भी इसमें आप हिस्सेदारी करो, हमसे भी कुछ लो, और हम मिलजुल के हम करते हैं, तो फिर मैंने 2018 में सिख सेवा सोसाइटी नाम से एक रजिस्टर कराई हमने एनजीओ, उसका मैं चेयरमैन हूँ जी। तो बस मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे चाहने वाले, जिनको मेरा काम अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा आज भी शायद नहीं लग रहा होगा, वो तो आपको पता है समाज में हर किस्म के वो तो होते हैं। तो करते करते वो मेरे साथ जुड़ के, और हमने आज मैं आपको बड़े फख्र से कह रहा हूँ तकरीबन 39 बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं जी। और वो बच्चे सिर्फ पुंछ के नहीं, उसमें रजौरी के बच्चे हैं, उसमें निशारा के बच्चे हैं, उसमें पुंछ के बच्चे हैं, उसमें जम्मू के बच्चे भी, आपके जम्मू के बच्चे भी हैं जी। हाँ, तो अभी भी जो सपना है मेरा वो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने ये सिख सेवा सोसाइटी बनाई थी तो उसके कुछ एक बायोलॉज बनाने पड़ते हैं रजिस्टर कराने के लिए। बिल्कुल। उसमें हमने 5 बायोलॉज रखे थे। एक तो ऑर्फन बच्चों की एजुकेशन देनी है, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि पुंछ हमारा एक फॉरफ्लंग एरिया है जी। आज की बात नहीं करूंगा, आज तो चलो बड़ी फैसिलिटीज हो गई हैं, लेकिन तब क्या होता था कि पुंछ में अगर कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया ना, तो डॉक्टर बस देखते थे थोड़ा, तो उसको एकदम रेफर करते थे जी। अब कोई आदमी सुनता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया या मेरे भाई का हो गया, वो जिस हालत में है उसी हालत में हॉस्पिटल की ओर भागेगा। अगर चप्पल में भागेगा, कई बार आदमी साथ में पॉकेट में पैसे लेके जाता है या नहीं लेके जाता है या नहीं होते हैं, तो वो लोग थोड़ी लगता था कि इधर भी काम की जरूरत है। तो उसमें हमने ये भी रखा था कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसमें हम 5000 उस आदमी को उसी वक्त पॉकेट में देंगे, ताकि वो जाके अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जाके जम्मू में करा सके। ये नंबर 2 था। उसके बाद कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, बुजुर्गों को तो आपको पता है दवाई दारू आज हर एक को लगा हुआ चाहिए, 40 साल के बाद। हाँ, वो तो चाहिए। तो उनकी दवाई दारू का जो पूरा बंदोबस्त वो करना है, ये कुछ हमारे सपने थे, लेकिन अभी सभी अधूरे पड़े हैं। एक ही अभी जो हमने बच्चों का कर रहे हैं, काम चल रहा है करें। हाँ, तो उम्मीद है कि मैं अभी अच्छा, अब ये भारत गौरव रत्न अवार्ड जो है, इससे आपको नवाजा गया है। पुंछ के लोग भी देख रहे हैं इस खबर को, और जम्मू कश्मीर के सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट है, लोगों के लिए गौरव का समय है। आपका नाम सेलेक्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से नाम सेलेक्ट होते हैं, तो आपका नाम कैसे सेलेक्ट हुआ, यहाँ तक का संघर्ष क्या था, कैसे हुआ? मैं आपको दिल से बताऊं कि मैं आज तक किसी मीडिया में नहीं आया हूँ जी, क्योंकि बड़ा साइलेंट तरीके से मैं काम करता, छुप के काम करता, कोई देख ना ले। मेरा जो नेचर है वो ये है कि काम करो, और कहीं कुछ शो ऑफ वाला मेरा काम नहीं था। एक तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखता हूँ, डिपार्टमेंट में मेरा अच्छा नाम है, मेरे ऑफिसर्स जो है वो मुझे सभी
जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर काम में। और जो भी असाइनमेंट मुझे कभी कोई मिली असाइनमेंट अपनी ड्यूटी के अलावा भी मैंने उसको सरंजाम दिया, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी डेडिकेशन से, दिन रात नहीं देखा। मुझे ड्यूटी असाइन होनी चाहिए थी, जो भी हुई मैंने दिन रात करके उसको किया। इसलिए मुझे मेरा अच्छा नाम है, डिपार्टमेंट मुझे अच्छा चाहता है। तो कभी मेरे कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे पुंछ के 4 साल पहले, उन्होंने कहीं मेरा नाम रिकमेंड किया था किसी अवार्ड के लिए, कोई बेस्ट टीचर के लिए कोई आया होगा उनके डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने किया। वो होते होते गवर्नर हाउस से दिल्ली तक पहुंची फाइल। तो अब ये भगवान ने करना था, तो अब मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी इसमें जिसकी भी भागीदारी थी मुझे ये गौरव रत्न दिलाने की, तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ। और ये जो भारत गौरव रत्न मिला है मुझे, मैं इस काबिल नहीं था। मेरी जितनी भी टीम है इसमें काम कर रही है, मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, तो ये रत्न भारत गौरव रत्न उन सब का है जी। ये मैं सब उनको अर्पण करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी हमारे साथ बात करने के लिए। हम उस भारत में हैं जिस भारत में एक दाल का पैकेट देने वाला सोशल वर्कर फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, ये दिखाने के लिए कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। वहीं पर एक उदाहरण पेश की है मास्टर बलवीर सिंह जी ने, जिन लोगों ने 2010 से लगातार सोशल वर्क किया, अनाथ बच्चों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया और अभी कर रहे हैं। लेकिन किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया पर उन लोगों की तस्वीर नहीं देखी होगी जिन लोगों की इन्होंने मदद की है। ये एक बड़ी बात है और ये उन सोशल वर्कर्स को एक मैसेज है जो लोगों की इज्जत को बदनाम कर देते हैं। एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाल करके चंद रुपयों की आर्थिक मदद के नाम पर उन्हें ये सोचना होगा कि लोगों की मदद तो करें लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़राब ना करें। कई ऐसी लड़कियां हैं जिन लड़कियों की शादी के लिए कुछ किलो राशन तो दिया जाता है, लेकिन उस परिवार का फ़ोटो जनतक किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि गरीबी से वो परिवार इतना दुखी नहीं हुआ होगा जितना वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर आने की वजह से होता होगा। वो हर दिन उस गरीबी की उस मार के बाद वो खींचे हुए फ़ोटो से रोज़ तिल तिल मरता होगा वो परिवार, वो इस बेइज्जत होता होगा वो परिवार जिसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तो ऐसी खबरें कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचें। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने चैनल पर दिखा सकें जो वाकई में मानवता के लिए काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि मानवता शर्मसार ना हो और हम उसकी अच्छे से सेवा कर सकें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।